हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा 4 केस स्टडी बचती हैं, उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज और अभी, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। वो बिजनेस स्टडीज का कोर्स मुझे लगता है सबसे मेरा भी स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और कर भी पूरा रहे हैं पर पता नहीं बेटा पूरा होने को ही नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे इसमें। बाबू ये केस स्टडी बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा तगड़ी। ठीक है जी, देखना और संभलना जरा इसको। बाबू पहले एक बार आपको मैं पढ़वा देता हूं ये क्या चाहता है। कहता है कंसीडरिंग द अबव डिस्कशन स्टेट 5 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवेयर लिमिटेड। बाबू इसने कहा वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर बता दो। बेटा अगर स्टेट ही करने हैं फिर तो मैं कोई भी लिख दूंगा, फिर केस से क्या लेना देना। बाबू स्टेट की जगह वर्ड है आइडेंटिफाई। मुझे आइडेंटिफाई करने हैं 5 फैक्टर फ्रॉम द केस स्टडी। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल के सारे फैक्टर याद हैं, हमने कुछ ऐड भी कर लिया अगर याद हो। क्रेडिट अलाउड ऐड करा था हमने, क्रेडिट अवेल्ड ऐड किया था, लेवल ऑफ कंपटीशन ऐड किया था और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। टोटल 10 हो गए। ठीक है जी। चलो जी बाबू पढ़ना जरा केस, आपने ही बताना है, ये बात कंफर्म है बेटा। लो पढ़ना बेटा केस। चलो चलो जी। है एक आध लाइन हो रहा है शायद, बस इतना ही है। बाबू 5 फैक्टर मिले, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाबू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में नेचर ऑफ बिजनेस। बाबू इसके बाद कहता है कंपनी का बिजनेस सीजनल है, सीजनल फैक्टर 2। इसके बाद कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर रही है, स्केल ऑफ ऑपरेशन 3। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल 4 और बेटा लेवल ऑफ कंपटीशन 5। ठीक है जी। इनका मत देखना, इनका आंसर तो बस माशाल्लाह है। क्वेश्चन अच्छा था पर इनका आंसर बहुत माशाल्लाह है। बाबू 3 केस स्टडी और बचती हैं अब, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लो जी पढ़ते हैं, वेरी सिंपल है। यहां से लेकर यहां तक पढ़ दो, उसके बाद शायद कुछ ना पढ़ना पड़े। कुछ भी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मेरे तो बच्चे सोचते रहते हैं भाई अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा। कुछ नहीं आएगा भैया, मजे लो। बाबू ये केस है, केस थोड़ा ठीक ठाक है, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आपने ही करना है सॉल्व, कॉपीज निकाल लो। ठीक है ना जी, दिमाग में कर सकते हो दिमाग में कर लो। बाबू केस पढ़ना। वेदांश लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, 100 रुपए का एक शेयर है। कंपनी एडिशनल 5 लाख लेना चाहती है। 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं ईवी। ये वाली बात मैं नहीं पढ़ूंगा, हिंट दिया जाएगा, वरना खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद सॉल्व करो। बस यही है केस, खुद पढ़ो और खुद सॉल्व करो, फटाफट से करके दिखाओ। कॉपीज में देखूंगा, पूरे 5 मिनट है। तो आप मतलब पूरा एनफ टाइम देने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा पेपर में क्या करोगे। एक न्यूमेरिकल है, एक पूरे बिजनेस स्टडीज में, और हालात हैं, और जिसका आना लगभग तय उत्तर। वो काम की बात ये है, कहता था कंपनीज प्रेजेंट ईबीआईटी इज 4 लाख assuming that the rate of ROI remains the same after expansion. Which alternative should be used by the company in order to maximize the return to the equity shareholder? Tax rate is 50%. Show the working. अच्छा जी बाबू कहते हैं जो प्रेजेंट ईबीआईटी है वो 4 लाख है। बाबू प्रेजेंटली बिजनेस में पैसे कितने लगे हुए हैं? 10 लाख, यानी कि 40% रेट है आरओआई का। उसने ये बोला कि एज्यूम कर लो आरओआई का रेट एक्सपेंशन के बाद भी सेम रहेगा। बेटा एक्सपेंशन के बाद बिजनेस में पैसे कितने लगेंगे? 10 पहले लगे हुए हैं, 5 और लग जाएंगे, 15। 40% रेट होगा तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 6 लाख। अब दोनों सिचुएशन में ईबीआईटी 6 लाख लो, और कुछ भी नहीं करना था इसके बाद। तो
सबसे मुश्किल काम ये था कि ईवीआईटी निकालना इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल काम है बाबू। पहली सिचुएशन में इक्विटी से पैसा लिया तो इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा। सेकंड सिचुएशन में 5 लाख का 10% 50,000 का इंटरेस्ट आएगा। ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी 50% टैक्स 3 लाख और 275 बाबू। ईएफपी भी यही होगा, ईएटी ही ईएफपी है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो आई नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाबू। 10 पहले थे, 5 यहां पर आ गए, 15,000 और इसमें 10,000 ही रहे क्योंकि डिवेंचर से पैसा लिया तो ये 20 आ गया, ये 27.5 आ गया। और ये मुझे एडवांस में पता था यही फायदा होना है क्योंकि ईबीआईटी का आरओआई का रेट 40% था और मैं लोन ले रहा हूं 10% से, तो फायदा तो होना ही था। शो योर वर्किंग क्वेश्चन है कहा भैया, कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन देने वाला भी बहुत समझदार होता है। चलो जी, दिख नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में दिख जाना चाहिए, आगे पीछे तो ना भी दिखे। जिन क्वेश्चन मैंने टिक किया हुआ कुछ नहीं है, 1-1 मिनट के ही करने ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा समय ही बचाया मैंने पढ़ पढ़ के। बस लास्ट क्वेश्चन बाबू, लास्ट केस है, पढ़ना जरा। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट टू रेज फंड ऑफ 40 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू रेज द अमाउंट। बाबू ये ऑप्शन है मैनेजमेंट के पास, 3 ऑल्टरनेटिव है, दिखाई दे रहा है आपको बाबू। कहता है अंडर विच ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डस ईपीएस ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। इसका आंसर तो है नो, बस वहीं पर राइज करता है ईपीएस जहां आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। ये पूरी वर्किंग शो करो मुझे और वर्किंग से पहले ही आंसर बता दो, वर्किंग बाद में करना, मुझे आरओआई के हिसाब से आंसर बताओ बाबू। ईबीआईटी क्वेश्चन ने दिया 8 लाख, चारों सिचुएशन में 40 लाख, मतलब आरओआई 20%, 9% से काफी ज्यादा है। कौन सी सिचुएशन में फायदा होगा? जिसमें सबसे ज्यादा डेट होगा। वर्किंग बताओ फटाफट से, मुझे ईपीएस का आंसर बताओ तीनों सिचुएशन। अब आंसर एक बार मैच कर लेते हैं इनसे, 14, 16.56 और 37.10। ऑल ओके, ठीक है जी, डन। चलो जी बाबू, चैप्टर ये यहीं खत्म हो जाता है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बाबू बिजनेस एनवायरनमेंट से बेटा वो टॉपिक कटी है शायद लास्ट वाला, एलपीजी और इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। बाबू इस बार मैं करा ही नहीं रहा, पिछली बार मैंने वो भी करा दिया था, सब सामने देख रहे हैं बाबू। बेटा बिल्कुल चुप, बिजनेस एनवायरनमेंट का बेस बना लो बेटा, आज ही चैप्टर का बेस बिल्कुल क्लियर करना है बाबू। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है बेटा, उसका सम टोटल कर दो, वही बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है। और बाबू बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर क्या होता है बेटा? बिजनेस के सप्लायर्स देख लो, वो भी बिजनेस के बाहर से आते हैं बेटा। बिजनेस के कस्टमर्स देख लो, वो भी बेटा बिजनेस के बाहर से आते हैं। बिजनेस के शेयर होल्डर्स देख लो बेटा, वो भी बिजनेस के बाहर से आते हैं बाबू। वर्कर्स देख लो, वो भी बिजनेस के बाहर से आते हैं बेटा। बिजनेस के डायरेक्टर्स देख लो, वो भी बिजनेस के बाहर से आते हैं। कॉम्पिटिटर्स देख लो, वो भी बेटा बाहर से हैं बाबू। और बड़े काम की बात, स्लेप्ट बेटा, ये भी बिजनेस के बाहर से है। अब क्या है ये बता देता हूं बाबू। स्लेप्ट क्या है? शॉर्टकट में हम इसको स्लेप्ट बोलते हैं, फुल फॉर्म है सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। अभी मैं पांचों का इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं आपको, अभी दे देता हूं इंट्रोडक्शन बाबू। थोड़ी थोड़ी सी बात आज कर देता हूं, मोस्ट डिटेल्ड बात इसके बारे में मैं करूंगा बेटा, लेकिन कल, ठीक है जी। पहली बात ये समझ लो बेटा, ये सभी चीजें हैं तो बिजनेस के बाहर,
पर बेटा मेरे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं, और एक भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं बिजनेस, ये सभी चीजें बेटा जितनी दिखाई दे रही हैं बाबू, ये सब मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती हैं, और एक भी चीज मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी बाबू। सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ये क्या होती हैं बेटा? इकोनॉमिक फोर्सेस की बात करूं तो बेटा इकोनॉमिक फोर्सेस में वो सभी बातें आ जाती हैं जो भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं। सबसे आसान बात बोल रहा हूं, चाहे कह लो आप इंटरेस्ट रेट, चाहे आप कह लो टैक्सेशन, चाहे आप बात कह लो डिमांड सप्लाई, चाहे आप कह लो जीडीपी, चाहे आप कह लो नेशनल इनकम, चाहे आप कह लो एक्सचेंज रेट, कुछ कह लो जो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सब इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है। और क्या ये मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है बेटा? कैसे नहीं डालता। डिमांड सप्लाई मेरे बिजनेस में इंपैक्ट नहीं डालती। एक्सचेंज रेट, अगर मेरा व्यापारी ऐसा है कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलरली करता रहता हूं तो एक्सचेंज रेट मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डालता होगा। समझ में आती है बेटा बात कि ये चीजें मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डालेंगी? ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। वो अभी पता लग जाएगा कौन डायरेक्ट डालेगा कौन इनडायरेक्ट डालेगा। इंपैक्ट सारे डालेंगे जितना लिखा हुआ। ठीक है जी बाबू। लीगल एनवायरमेंट, इसमें क्या आता है बेटा? सारे इंडिया के लॉस, लॉ ऑफ द लैंड आते हैं बाबू। क्या लॉस इंपैक्ट डालते हैं? अगर कोई कहता नहीं डालता तो बेटा आप ये बता दो जीएसटी ने इंपैक्ट डाला था कि नहीं डाला था? बेटा डालते तो होंगे लॉ भी इंपैक्ट, कानून तो इंपैक्ट डालता है। डिमोनेटाइजेशन ने डाला था कि नहीं डाला था इंपैक्ट? समझ में आती है बेटा बात बाबू। फिर आती है सोशल फोर्सेस। ये क्या होता है बेटा? बाबू बिजनेस के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बाबू कस्टम और ट्रेडिशन इंपैक्ट डालते हैं क्या? जो सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशन है मेरे बिजनेस पर, तो क्यों नहीं डालते कस्टम और ट्रेडिशन इंपैक्ट? बाबू एक कस्टम है, दिवाली पर हमारे यहां पर हम क्या करते हैं बेटा? गिफ्ट पैक देते हैं अपने सभी नियर एंड डियर वन को। ठीक है जी बाबू। क्या ये चीजें बिजनेस में इंपैक्ट डालती हैं? बाबू 5 स्टार जनता का आपका बिजनेस है, इंपैक्ट आता है कि नहीं आता आपके बिजनेस पर? जब दिवाली का सीजन आने लगता है वो कह रहा है सेलिब्रेट करो, वो तो नहीं कह रहा बेटा। किसी के हाथ में नहीं है, किसी बिजनेस के हाथ में नहीं है आउटसाइड फैक्टर को कंट्रोल करना। एवरी बिजनेस कैन कंट्रोल इट्स इंटरनल फैक्टर, नो वन कैन कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर। वो नहीं कह रहा आपको दिवाली मनाओ, पर आप मना रहे हो। ठीक है जी। तो बाबू सोशल फोर्सेस के बारे में मैंने हल्की सी बात करी, लीगल के बारे में बात करी, इकोनॉमिक के बारे में बात करी, पॉलिटिकल फोर्सेस। ये क्या होता है बेटा? बाबू एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, कि रूलिंग पार्टी कैसे देखती है आपके बिजनेस को। बेटा इससे भी बिजनेस पे फर्क पड़ता है। बाबू रूलिंग पार्टी क्या होती है समझते हो ना? जो इलेक्शन जीत कर आती है पार्टी, ठीक है ना। अब बाबू इसके अगर एक आध एग्जांपल देने की बात है, वैसे तो मैंने डिटेल्ड बताना है, पर एक एग्जांपल दे देता हूं। जब बाबू पहली बार योगी सरकार आ रही थी ना, सर्वेस बोलने लग गए कि योगी सरकार आ रही है, योगी सरकार आ रही है बाबू, तो योगी जी ने घोषणा की थी कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर सभी स्लॉटर हाउस बंद करा दूंगा जहां पर गायें कटती है, 24 घंटे के अंदर अंदर। सर आप सोचो जिनका बिजनेस इस चीज से जुड़ा है, इंपैक्ट आया कि नहीं आया? तो रूलिंग पार्टी बेटा किस बिजनेस को कैसे देखती है, इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्लियर है बेटा बात? इतनी बात समझ में आई बाबू। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, बेटा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस मतलब साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। बेटा जो मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उससे भी बिजनेस को इंपैक्ट पड़ता है। मैं कहता हूं बेटा आप कोई चीज बनाते हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। मान लो बेटा आप प्रिंटर बनाते हो, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है जी, और आपके स्टॉक में रखे हुए हैं 1 लाख प्रिंटर, और तुरंत जमाना आ गया बेटा लेजर प्रिंटर का। सर कैसा पड़ेगा इंपैक्ट? इनोवेशन का इंपैक्ट पड़ता है बेटा बिजनेस पर। इंकजेट प्रिंटर कभी देखे हैं? बैंक में आज भी यूज होते हैं। बैंक में आप स्टेटमेंट प्रिंट कराने जाओ, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी मोर और लेस टाइपराइटर की तरह से है। वो रिबन लगा होता है ब्लैक कलर का, टक 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 ऐसी आवाज आती है जब वो प्रिंट होता है। और लेजर प्रिंटर क्या होता है, पेज जाएगा, पेज बाहर आ जाएगा, कोई आवाज नहीं आएगी। वो लेजर से प्रिंटिंग होती है, पूरी टेक्नोलॉजी लेजर है। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? कुछ कुछ बातें समझ में आ गई पांचों से रिलेटेड, कुछ कुछ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए अभी, जब ज्यादा चाहिए होगा तो ज्यादा की बात करेंगे। ठीक है जी
बाबू अब मैं क्या बोल रहा था, बिजनेस एनवायरमेंट क्या, बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है इनका सम टोटल ही बिजनेस एनवायरमेंट है। यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरमेंट। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब डालेंगे इंपैक्ट, और कंट्रोल में मेरे कुछ नहीं है। और जब मैं बोलता हूं इंपैक्ट डालेंगे, बेटा इंपैक्ट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, इंपैक्ट कैसा भी हो सकता है, सब डालते हैं, और कंट्रोल में भी कुछ नहीं है आपके, ठीक है जी। लेकिन बेटा कुछ लोग डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं या स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, तो इनको मैं बोलता हूं स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है बेटा, शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, वर्कर, डायरेक्टर, बेटा ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। और बेटा ये बाबू इनको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। ऐसा क्यों बेटा, ये स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा स्पेसिफिक फोर्सेस। या हमें ऐसा भी बोल सकते हैं ये डायरेक्टली मेरे ही बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। बाबू कोई एग्जांपल बता देता हूं, मैं कहता हूं बेटा आपकी कोई कंपनी है इन्फोसिस, और आज बेटा 20,000 वर्कर स्ट्राइक पर बैठ गए। सर मेरे वर्कर स्ट्राइक पर बैठे हैं, रिलायंस को इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा बेटा, ये जब भी इंपैक्ट डालेंगे स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालेंगे, इसलिए इनके इंपैक्ट को बोला गया स्पेसिफिक इंपैक्ट और डायरेक्ट इंपैक्ट, और इनको बोला गया स्पेसिफिक फोर्सेस, क्योंकि ये एक ही बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे, सिर्फ मेरे बिजनेस को, ठीक है जी। लेकिन बेटा अगर मैं इनकी बात करूं, ये बाबू सबको इंपैक्ट कर जाएंगे, पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर जाएंगे, ऐसा होल इंपैक्ट डालेंगे, तो इनको बोला जाता है जनरल फोर्सेस, या इनके इंपैक्ट को लोग इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी बोलते हैं। मैं कहता हूं बेटा एक कानून आ गया, ठीक है जी, एक लॉ आ गया जिसने लिखा गया 1962 में कि गुजरात में हम लिकर बैन कर रहे हैं। ड्राई स्टेट है ये, ड्राई स्टेट रहती है 1960s में। मैं कहता हूं बेटा अगर आपने लिकर बैन कर दी तो खाली क्या जो भी कंपनी में आती है रॉयल स्टैग को फर्क पड़ेगा? बेटा आपको नहीं लगता पूरी लीकर इंडस्ट्री इंपैक्टेड होगी? ऐसा हॉल एक बिजनेस थोड़ी इंपैक्ट हुआ, सब इंपैक्ट हुए ना। या मैं कहूं बेटा डीमोनेटाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का चेंज हो गया, या कानून आ गया, सर एक बिजनेस इंपैक्ट हुआ, डीमोनेटाइजेशन होगी, कारें नहीं बिक रही, व्हीकल इंडस्ट्री चौपट हो गई, ऑटोमोबाइल खत्म हो गए बिकने। बाबू सिर्फ Hyundai का क्या, या पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? बेटा ये जब भी इंपैक्ट डालेंगे सभी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डालेंगे, किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस पर नहीं डालेंगे, इसलिए इनके इंपैक्ट को बोला जाता है जनरल इंपैक्ट, पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होगी इनसे, ठीक है जी। यहां इनके इंपैक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट। लेकिन बाबू जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस है, सिर्फ मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा, स्पेसिफिक इंपैक्ट। मैं कहता हूं बेटा जब मार्क जुकरबर्ग के घर बेटी का जन्म हुआ उसने फेसबुक के 98% शेयर डोनेट कर दिए। सर और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फर्क पड़ेगा? भैया जिसके शेयर बेचे हैं वही सोचेगा। क्लियर है बेटा बात? स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस इंपैक्टेड होता है इन चीजों से, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी आप एक काम करेंगे बाबू, बिजनेस एनवायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहला फीचर की हेडिंग पढ़ना, क्या लिखी है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इधर देखना, और यहीं से बना है हेडिंग क्या? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इसलिए इसका पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा फीचर क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। पढ़ा दिया मैंने, फटाफट से पढ़ दो यहां तक जल्दी से। वो दोनों हेडिंग क्लियर हुई बेटा? थर्ड हेडिंग इज इंटर रिलेटेडनेस, और एक और हेडिंग आएगी कॉम्प्लेक्सिटी 6th नंबर पे। ये दोनों हेडिंग भी आज और अभी समझ रहे हैं और फिर पैक करेंगे। बाबू थर्ड हेडिंग बोलती है इंटर रिलेटेडनेस। बेटा मतलब कहता है ये जो डिफरेंट फोर्सेस, ये जो डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट के, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तभी तो हेडिंग का नाम है ना इंटर रिलेटेडनेस। क्या ये सच में रिलेटेड है? बेटा बिल्कुल रिलेटेड है।
बाबू सरकार बदल गई, सरकार का बदलना इज अ पॉलिटिकल चेंज, और सरकार ने बदलते ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी। बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का बदलना इज इकोनॉमिक चेंज। बेटा दिखाई दे रहा है कि एक फैक्टर बदलने से दूसरा फैक्टर भी बदलता है। क्या ये इंटर रिलेटेड है? सर है, तभी तो बदल रहा है। तो वो सरकार बदल गई, सरकार ने बेटा एक नया कानून ले आई, जीएसटी। सर एक फैक्टर बदलने से दूसरा फैक्टर बदलता है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है जी। इसके वैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, पेपर में एक एग्जांपल आया करता है बड़ा फेमस कि लोगों में ना हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, बहुत सोशल एनवायरनमेंट का चेंज है, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होए जा रहे हैं। ट्रेंड देखो बेटा सोसाइटी में, एक के बाद एक हेल्थ कॉन्शियस लोग दिखाई देंगे, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं। इसलिए जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड ना बहुत बढ़ी जा रही है, सप्लीमेंट्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, मिनरल वाटर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। सर इंटर रिलेटेडनेस, एक फैक्टर बदलता है दूसरा साथ में बदल जाता है। ठीक है जी बाबू। कॉम्प्लेक्सिटी हेडिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। आराम से सुनना और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना इंटर रिलेटेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में। बाबू इंटर रिलेटेडनेस तो बस इतनी सी बात करता है कि एक फैक्टर दूसरे से रिलेट करता है, बस ये तो इतनी सी बात करता है ना, एक दूसरे से रिलेट करता है, दैट्स इट। बेटा कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है ये सुनो। कहता है आप कोई बिजनेस हो, आपको लगता है एक फैक्टर चेंज हो जाएगा और आप उसका इंपैक्ट बिजनेस पे देखने लगते हो। ये कहता है एक सिंगल फैक्टर का इंपैक्ट क्यों ही देख रहे हो आप, एक फैक्टर बदलने से दूसरे भी तो फैक्टर बदलेंगे, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं, और वो दूसरे फैक्टर बदलकर मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेंगे, कहते हैं ये देखना बहुत मुश्किल है, यही कॉम्प्लेक्स है। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। इंटर रिलेटेडनेस तो बहुत छोटी सी बात करता है, कहता है कि एक फैक्टर दूसरे से रिलेट करता है, दूसरा तीसरे से रिलेट करता है, ये है इंटर रिलेटेडनेस। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है? कॉम्प्लेक्सिटी कहती है अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सोशल एनवायरनमेंट का कोई चेंज होगा मेरे बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, कहता है ये कोई भी देख लेगा। कहता है आप एक फैक्टर का चेंज देख ही क्यों रहे हो अपने बिजनेस पे, आप ये सोचो ना एक फैक्टर के बदलने से दूसरा बदलेगा, और दूसरा अगर बदल गया वो मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, कहता है यही जानना बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचो बेटा, किसी ने प्रोडक्ट किया था सरकार बदलेगी और डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा और मेरे बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, बताओ किसने किया था? कर सकता है कोई प्रोडक्ट? ऐसे प्रोडक्ट कर सकता है कोई? सर मैं कहता हूं लोग बहुत जल्दी प्रोडक्ट कर सकते हैं। आज ही सर्वे देखना शुरू कर दो, आज ही आपको लगना शुरू हो जाएगा 2024 में इलेक्शन होना, मोदी सरकार आएगी, ठीक है ना। सब सोचना शुरू कर देंगे यार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक चेंज होना है, मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, सब सोचना शुरू कर दो। पर अब ये तो समझो खाली ये थोड़ी बदलेगा, ये बदलेगा पता नहीं कितने कानून और नए आएंगे, पता नहीं कितने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होंगे, वो मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेंगे, ये जानना ही तो कॉम्प्लेक्स है। एक सिंगल फैक्टर का इंपैक्ट तो बहुत दुनिया देख लेती है। समझ आई बेटा बात? कॉम्प्लेक्सिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।